बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 मई है, यौम तकबीर पूरी कौम मना रही है। लेकिन हमने ये देखा है कि 2019, 2020, 2021 में इस हवाले से सरकारी सतह के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से, सरकारी सतह से मतलब ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की कोई सेलिब्रेशन नहीं थी। आज एक दूसरा जो वाक़या है वो ये है कि 28 मई को ही आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना सदर दोबारा नवाज शरीफ साहब को मुंतखब कर लिया है। इसके क्या जो है वो अलामती तौर पर इसकी क्या अहमियत है, और नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने एक दफ़ा फिर मुल्क अपनी पार्टी का सदर बनने का फ़ैसला क्यों किया, कुछ बातें उन्होंने भी कही थी, इसका इजहार भी इन्होंने किया आज की तकरीर में। और जब वो सदर मुंतखब हुए थे तो कुछ गुफ्तगू हम इसके ऊपर भी करेंगे कि इसके अगराज़ व मकासद क्या हो सकते हैं, क्या उनका कोई किरदार जो है वो पार्टी के अंदर तक महदूद रहेगा या फिर हुकूमती सतह के ऊपर भी वो कहीं पर मुतहरक नज़र आएंगे। नवाज शरीफ साहब ने अपने भाई शहबाज शरीफ साहब को भी बड़ा ट्रिब्यूट पेश किया, ना सिर्फ अपने भाई को बल्कि अपनी तमाम उस पॉलिटिकल क्लास को, अपनी बरादरी को या अपनी पार्टी के जो सेकंड लीडरशिप है, जिन्होंने जेलें सोबतें मुसीबतें बर्दाश्त की, उनके नाम ले ले के फ़र्दन फ़र्दन उनका जिक्र किया। तो आज नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने मैं अगर कहूँ कि हल्के से अपने असल रंग में नज़र आए तो ये बात भी गलत नहीं होगी, क्योंकि वो बड़े अरसे से खामोश हमें नज़र आते हैं। तो यौम तकबीर के हवाले से ही वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने आज ये बात कही कि बैरूनी दुश्मनों के साथ अंदरूनी दुश्मनों के अज़ाइम को भी नाकाम बनाने के अहद की तजदीद का दिन है 28 मई। ये इशारा उनका किस तरफ था? अंदरूनी दुश्मन कौन है? तालिबान का जिक्र है या 9 मई वालों का जिक्र है? ये अगर 9 मई वालों का जिक्र है तो गवर्नमेंट उनकी है, उनकी गवर्नमेंट ने अभी तक जो कह लें कि 9 मई के मुल्ज़मान हैं वो उनका मामला अदालतों में पेंडिंग है, तो इनकी एफर्ट क्या है, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। दीगर मामलात भी हैं जिनमें गैर एलानिया लोड शेडिंग के ख़ात्मे का ऐलान कर दिया है या हुक्म जारी कर दिया है वज़ीर आज़म साहब ने। आज लोड मैनेजमेंट कमेटी का इजलास था, उसमें वज़ीर आज़म साहब को बताया गया कि KPK की जो गवर्नमेंट है उसने इस अज़म का इजहार किया है कि वो अपने सूबे में होने वाली चोरी का जो है वो तदारक करेंगे। तो इन इशूज़ के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब सईद चौधरी साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं तौसीफ़ अहमद ख़ान साहब, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब उल्फत मुग़ल साहब। उल्फत मुग़ल साहब, आप ठीक हैं? जी, बहुत पहली शुक्रिया दफ़ा आज आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं। जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। उल्फत मुग़ल साहब जो हैं वो आप सब तो जानते हैं, मैं ज़रा तारुफ़ इनका करवा दूँ, वैसे तो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। ये माशाल्लाह बड़े जय्यद सहाफ़ी हैं, लाहौर में ये ARY से मुंसलिक हैं और एक अरसे से ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कवर कर रहे हैं। तो आपका एक बार फिर शुक्रिया। जी, बहुत सही चोई साहब, मैं ये जो बात की है वज़ीर आज़म साहब ने, मैं जो आज मुस्लिम लीग नून का इजलास है उस पर बाद में आता हूँ। इन्होंने जो बात की है कि बैरूनी दुश्मनों के साथ साथ जो अंदरूनी दुश्मन हैं उनको भी हमने टैकल करना है, उनको हैंडल करना है, ये इशारा उनका किस तरफ है? ये देखिए, पहले आप जो शुरू हुआ है एटमी प्रोग्राम हमारा हथियारों वाला, ये पाकिस्तान कभी भी जो एटमी हथियारों की वो कह लें फैलाव का कायल नहीं था किसी भी दौर में। हाँ जी, पुरानी माजी उठा के देख लें, ये तो 1974 में जब भारत ने वो पोखरान में जी धमाके किए तो उसके जवाब में फिर उस वक्त हमारे यहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, तो फिर उन्होंने इस हवाले से बल्कि उन्होंने ऐलान ही कर दिया था कि हम भी इसका जवाब देंगे। बड़ा मशहूर जुमला है ना उनका कि घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। और फिर फ्रांस के साथ जब ये उन्होंने ऐलान किया, हमारे पास फ्रांस के साथ जो रिएक्टर था, एटमी रिएक्टर, उसका महदा था, तो वो आलमी कुवतें पड़ गई बीच में रिएक्टर वाला, उन्होंने फिर कोई और गेम डाली। यानी ये इतने खुफिया अंदाज में दरमियानी रास्ता निकाला उन्होंने। नहीं, उन्होंने एक और ही काम, यानी कि बाहर ये लग रहा था फ्रांस के साथ हमारे मुज़ाकरे, असल में उनका वो मतमे नजर ही नहीं था। अब तारीख को अब अगर हम उसका एनालिसिस करते हैं, उनका मतमे नजर था जनाब ये एटमी ताकत पाकिस्तान को बनाना है। फिर 1976 में डॉक्टर कदीर साहब आ गए पाकिस्तान में, फिर आगे सारा जो भी चलता रहा, और इस हद तक खुफिया रखा गया कि जब 1977 में उनकी हुकूमत चलेगी और फिर इनकलाब आ गया और फिर अदालत में मामला चल रहा था, वो बड़ी अपनी
खिदमत गिनवाया करते थे। ये भी मैंने खुद सुना हुआ है, ये बात मुझे याद है कि उन्होंने कहा था जनाब ये मैं अब भी इस्लामी ममालिक का सदर हूँ। मुझे इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी 1974 में, उसमें ज़ाहिर है फिर अगले इजलास तक उन्होंने रहना होता है जिस मुल्क में वो होती है। लेकिन इस हवाले से उन्होंने कभी बात नहीं की, ना उन्होंने बात की, ना उनके बाद आने वालों ने बात की। इवन ये कि जब प्रेस्टल और स्मिंगटन तरमीम आई अमेरिका में, तो उस वक्त वहाँ ये सर्टिफिकेट देना पड़ता था सदर को कि पाकिस्तान के एटमी निज़ाम इस हवाले से नहीं है। यानी इस हद तक खुफिया रखा हुआ था पाकिस्तान ने इस मामले को। फिर उसमें ज़िया उल हक साहब का दौर से लें, गुलाम असाद खान साहब का किरदार कर लें, बेनज़ीर भुट्टो साहबा का, फिर आखिरकार नहीं, बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने तो पाकिस्तान की जो है वो मिसाइल टेक्नोलॉजी में मिसाइल नहीं, ये इस मामले को, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते रहना। जी हाँ। और आखिरकार मामला जो है, ये जो हमारे एटमी हथियार ना 2 दफ़ा पाकिस्तान को जो तवाज़ुन कायम हुआ भारत और पाकिस्तान के दरमियान, 2 मरतबा आपको याद होगा कि पाकिस्तान को और इंडिया को जंग से बचाया। एक 1984 में जब ज़िया उल हक वहाँ गए थे, क्रिकेट डिप्लोमेसी वाला मामला था, और उन्होंने वहाँ ये वादे कर दिया था राजीव गांधी पे कि ये रवायती जंग नहीं होगी। और उस वक्त तो ऐसी इतलात भी हैं कि वज़ीर ख़ारजा जो अमेरिका के थे वो रशिया गए हुए थे, हालात इस हद तक ख़राब हो गए थे, वो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के कुछ तैयारे जो हैं F-16 वगैरह वो पेशावर एयरपोर्ट पे कुछ गैर रवायती असले के साथ, और वो वहाँ से दौरा छोड़ के पाकिस्तान आ गए थे फौरी तौर पे। और दूसरा आपको याद है कि इनके दौर में हुआ, मुशर्रफ साहब के दौर में, वो भी इसी जो जंग है इसको बचाने में यही जो हथियारों वाला मामला है इसने किरदार अदा किया था। ये तो होगी हमारी बैरूनी जो मामलात हैं। यानी मैंने अर्ज़ किया कि जो उनके अज़ाइम थे पाकिस्तान के मज़मूम मकासद के लिए जो वो कर रहे थे बातें, वो कहते हैं हमने फलां नज़रिए को बेहरा में डुबो दिया, और ये वो अग्रेसिव थी थोड़ी सी उन दिनों ना इंदिरा गांधी साहबा। तो दूसरे जो अंदरूनी है, अंदरूनी एक तो वाज़े तौर पे है कि यही लोग जो दहशत गर्दी की वारदातें करते हैं, ये भी प्रॉक्सी वार ही लड़ रहे हैं, किसी और की प्रॉक्सी वार, पाकिस्तान को नुकसान कमज़ोर करना, ये वो। लेकिन इन दिनों जो बात ये की है इन्होंने कि अंदरूनी जो मामलात की बात की है उन्होंने, तो जो 1-2 दिन पहले एक वीडियो डाली गई है, एक जिसको आप एक्स कहते हैं, ट्विटर अकाउंट पे, गालबन ये कल हाँ, और हाँ कल, और मई से यानी 28 मई से एक दिन पहले ये, और फिर उसमें वो सारा काम किया गया और उसमें सारी तारीख बदलने की कोशिश की गई। उसमें ये खुद कहा करते थे, जो जेल में सजा याफ्ता मुजरिम है, वो खुद ये कहा करते थे कि जनाब 1971 के इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख के सबसे साफ शफाफ इलेक्शन थे। हालांकि उनके बारे में भी कुछ बात हैं कि 11 बजे उन्होंने ऐलान कर दिया था कि लड़का लोगों ने कहा है कि 2 सीटें जो हैं, सारी सीटें हमने जीतनी है, लेकिन मैंने कहा लड़का लोगों से कि 2 सीटें छोड़ देते हैं, एक बुढ़े के लिए और एक राजा के लिए। तो नूरुल अमीन साहब के लिए कहा था और तरीदेव राय साहब के लिए, राजा तरीदेव राय साहब के लिए उन्होंने कहा, और वही हुआ था। फिर वो साफ वहाँ तो उन्होंने कब्जा कर लिया होता जो भी था। तो क्या उस वक्त पाकिस्तान के आइन कोई नहीं था, LFO के जरिए हुकूमत चल रही थी। इस वक्त जो ये बातें कर रहे हैं और खुद ही अपने आप को खुद साख्ता ही हैं, सारे के सारे दावे, हर चीज दावे। और अयूब खान कहते हैं सुनहरी दौर था, और अयूब खान के दौर में सारा जो खटपट हुई थी, जो मामला बिगड़े थे, सियासतदानों के जब अदवार थे 1958 तक, सियासतदान तो मामला संभालते रहे थे। जी उनके साथ जो बांग्लादेश से मशरकी पाकिस्तान के सियासतदान थे, उनके साथ जो मामला थे, उन्होंने सियासी तौर पर सारे मामले हल कर रहे हुए थे। इवन ये कि 1956 का आइन जो है उसमें जो चीज़ें तय हुई थी याकेवानी, लेकिन ये एक दिन पहले 28 मई से एक दिन पहले इस तरह की बात कंट्रोवर्शियल इन्होंने बहुत ज्यादा इसको ना। दूसरा आपने ये कहा है कि इन्होंने फलां जो इल्जाम थे इनके अदवार थे, इन्होंने उसका जिक्र तक नहीं करते थे, क्योंकि ये कारनामा जो है ये जाता है नवाज शरीफ साहब के, क्योंकि उन्होंने जब चागी में जाके उन्होंने ये फैसले किए जी, वो आज भी नवाज साहब ने कहा 5 अरब की बात जो की जाती है, $5 अरब क्लिंटन ने, इन्होंने नहीं, सिर्फ इन्होंने नहीं, हाँ
क्लिंटन ने भी ये बात की हुई है जी कि मैंने ऑफर लगाई थी इनको। बिल्कुल। तो मुझे ये लग रहा है आज की तकरीर से कि ताज़ा बंदे के जहन में होता है कि ये इंतशारी कुव्वतें हैं, ये मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हिस्ट्री भी है वैसे इनकी। हाँ। अगर नहीं MIF के साथ महादा करके फिर तोड़ देना, जब पता ये चला कि जनाब हम जाने वाले हैं, जी हाँ, तो मुझे ये लगा है कि उनका इशारा दीगर कुव्वतों के साथ ये इस मामले की तरफ, इस तरफ भी है उनका इशारा, सही। जो मुल्क को नुकसान पहुंचाना। खान साहब, आपको क्या लगता है वो जो गुफ्तगू हुई आज, या मैं थोड़ा सा इसके अलावा हटके ही बात करना चाह रहा हूँ। आज जो प्राइम मिनिस्टर या हमारी वजारत इत्तलात की तरफ से एक इश्तिहार जारी किया गया जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की तस्वीर है और साथ में नवाज शरीफ साहब की तस्वीर है, और उसके ऊपर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आग लगी हुई है। ऊपर शहबाज शरीफ साहब की छोटी सी एक तस्वीर है, वो वज़ीर आज़म है वो, तो वो अब कह रहे हैं जी वो फलां की तस्वीर नहीं है, फलां की तस्वीर नहीं है। वो आगाज करने वाले जो तो जो 2019, 20, 21 ये 3 तो अनइंटरप्टेड थे ना इनके मामलात, तो इनके अदवार में तो जो है वो इसको वो बिल्कुल भूले हुए थे, या आप अपनी तस्वीर दे लेते तब, या फिर जिसको ये समझते हैं कि उसकी होनी चाहिए उसकी दे लेते। तो ये मुखासमत इस लेवल पे, जी पोलराइजेशन की ये रिक्वायरमेंट होती है। आप पॉपुलर सियासतदान जो है ना वो इस तरह की हरकतें करता होता है क्योंकि उसने दूसरे को नीचा दिखाना, इश्यूज़ पे नहीं। आपको मैं ओबामा की और जॉन मकैन की जो इंतखाबी मुहिम है ना उसका एक हवाला देता हूँ कि किसी ने कहा कि ओबामा अरब है, उनकी जो गैदरिंग थी उसमें कहा, तो आपका क्या, मुझे उससे ख़तरा महसूस होता है। उन्होंने कहा ओबामा से मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है लेकिन वो अच्छा आदमी है। ये है असल सियासत। और यहाँ पर जो सियासत है एक दफ़ा फिर से वो एक नफ़रत की सियासत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आप 28 मई कहते हैं, 14 अगस्त, इससे अगला कौमी दिन शायद 14 अगस्त ही बनता है जी, तो 13 अगस्त को भी आप इंतजार कीजिए, ऐसी कुछ ना कुछ होगा। धरना 14 अगस्त को दिया था इन्होंने, पहला 2014 वाला तो धरना आज़ादी के लिए दिया था ना। अच्छा चल, अच्छा तो चौधरी साहब ने मुझे बात भुला दी कि 13 अगस्त को देख लीजिएगा, 13 अगस्त को देख लीजिएगा या 14 अगस्त को देख लीजिएगा, कुछ ना कुछ चैलेंजिंग जो है ना चीज़ें आपके सामने आएंगी। अच्छा, सबसे बड़ी बात, मैंने ये इश्तिहार नहीं देखा था, थैंक यू, आपने मुझे बताया। ये ऑनर दीज पीपल डिजर्व, सही, इट इज़ ड्यू, इट वाज ड्यू, ये इनकी ऑनर होनी चाहिए। और इसमें बाकी लोग भी, ज़िया जो है मार्शल लेकर आए थे, डिक्टेटर थे, लेकिन इसके बावजूद इस बात पर सबका इत्तेफाक है वो भी खामोशी से लेकर चलते रहे, उनके लिए भी कम से कम इस मामले पर। और फिर उसके बाद गुलाम इसहाक खां, फिर उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद। इसमें एक ये भी बात है ना कि जी पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हमने अगर किसी को पहली बार जाते देखा है तो वो, जी बिल्कुल। और मैंने आपको एडवांस में बता दिया है कि जी ये 14 अगस्त को भी आप इंतज़ार कीजिए। अच्छा, ये व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये दोस्त जो हैं PTI वाले, ये कल्ट फॉलोइंग है, फैन क्लब जो है। अब उस 28 मई पर जो बातें वो कर रहे हैं, यानी 28 मई को नून लीग की दुश्मनी में, नवाज शरीफ की दुश्मनी में यहाँ तक निकल गए हैं, और सिर्फ नवाज शरीफ की नहीं, हमारी इवन फौज के लिए भी यहाँ तक निकल गए हैं कि इस दिन को भी मुतनाज़ा कर रहे हैं कि जी आज छुट्टी और मकसद के लिए की थी। भाई छुट्टी, मैं कहता हूँ इसको पक्की किया जाए इस छुट्टी को, इससे अहम कौमी दिन 14 अगस्त के बाद और कोई नहीं आया। और ये हमारा एटम बम जी, दैट इज़ फॉर पीस, दैट इज़ फॉर डेटरेंस। ये वाहिद एग्जाम्पल है दुनिया में कि उसके बाद आज तक जंग नहीं हुई, जब से पता चला कि हम भी एटम बम तैयार कर रहे हैं या बना चुके हैं। और चौधरी साहब ने जो जिक्र किया फ्रांस वाला, वो मैं एक डिप्लोमेटिक क्लासिक स्टोरी है वो, भुट्टो साहब शोर डालते रहे कि हम लेकर रहेंगे फ्रांस का न्यूक्लियर प्लांट जी, और अमेरिका फ्रांस पर प्रेशर डालता रहा कि आप ये नहीं देंगे, और आखिरकार सौदा कैंसिल करवा दिया, जबकि हम अपना अरेंजमेंट करवा चुके थे। वो हमें बहुत महंगा पड़ता था और माहिरीन के मुताबिक ये हमें एटम बम के लिए हेल्प नहीं करेगा। तो ये भी एक क्लासिक स्टोरी है। सही। तो ये जो वज़ीर आज़म ने इशारा किया है, ये खुलकर कहें जी, अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन, अंदरूनी दुश्मनों को भी हैंडल नहीं किया जाता। अंदरूनी दुश्मन मेरी नज़र में ज़्यादा ख़तरनाक होता है। बैरूनी दुश्मन आपको पता होता है कि आपका दुश्मन कौन है, अंदरूनी दुश्मन में आप जो है टारगेट नहीं कर सकते। तो जब अंदरूनी दुश्मन मुल्क से गद्दारी तक आए तो
नो मर्सी सर, नो मर्सी। क्या कहते ये हैं? हुकूमत को हौसला करना ये पड़ेगा। जो इन्होंने कहा है पीस वाली बात, फॉर पीस, ये जब 1984 में हालात थोड़े से खराब हो गए ना, राजीव गांधी साहब बहुत ज़्यादा बढ़के चढ़ के मार रहे थे और तंग कर रहे थे, तो अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ था कि हमारे पास कुछ है। तो फिर स्पेशल एक इंटरव्यू अरेंज करवाया गया डॉक्टर कदीर का, कुलदीप नैयर साहब ने किया था सही। इंडिया से आके, जी। मेरे ख्याल मुशाहिद हुसैन साहब ने शायद में भी वो He करवाया was था। the facilitator. तो उसमें फिर उन्होंने इशारे दिए कि वो कोल्ड टेस्ट हम कर चुके हैं, ये वो, यानी कि ये दिए कि हम कोई बस एवं पुरजे पए ने अभी जोड़ देने तो बन जाना। अच्छा, उसके बाद वैसे ही फिर असर पड़ा। आज उल्फत मुगल साहब इस पर तो आप मैं अपनी बात राय करना चाह रहा हूं, दीजिएगा। देखिए, हाँ जी। बैरूनी दुश्मन का तो हर एक को इल्म होता है, ज़ाहिर है हमें भी पता है कि कौन है हमारा दुश्मन, और कई बार वो हमसे नमर्द आजमा होने की कोशिश भी कर चुका है, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन अंदरूनी दुश्मन कई होते हैं जो हर वक्त में अपनी एक सूरत तब्दील करते रहते हैं, क्योंकि उनका मिशन होता है कि उन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाना हो। और सही कहा है सर ने कि चूंकि वो हमारे अंदर मौजूद होते हैं, इसलिए हमें बाहर भी फोकस रखना है और अंदर ज्यादा फोकस रखना है, जिसे हम अपनी नजरियाती सरहदें कहते हैं। तो वो कोई भी हो सर, पाकिस्तान की कीमत पर किसी का कोई बयानी हो, किसी का कोई मिशन हो, ना वो ये कौम कभी कामयाब होने देगी, ना वो कभी कामयाब होगा, क्योंकि ये हम सब का मुल्क है। और ये जो एटमी कुव्वत है सर, इसमें एक पूरी एक जद्दोजहद है, ये हमने ऐसे थोड़ी हासिल कर लिया है। और यकीनन ये हमारा सबसे बड़ा दिफा है। दुश्मन को इल्म है कि अगर कोई भी हम पर कोई अगर दरअंदाजी की कोशिश करेगा या जंग मुसल्लत करने की कोशिश नहीं, वो करेगा, तो सिंपल है ना कि एक इस कहानी के दो सिरे हैं। एक सिरे के ऊपर भुट्टो साहब है, एक सिरे के ऊपर नवाज शरीफ साहब, दरमियान में बेहिसाब लोग। दरमियान सर में तो इनसे कोई ये बेहिसाब क्रेडिट किरदार। ले नहीं सकता। जी हाँ। देखिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पर उस वक्त उनकी वजीर आजम पाकिस्तान जी थे, हाँ। उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर था हाँ। कि आप पे सैंक्शंस लगेंगी, आप पे हम पाबंदियां लगा देंगे, इंटरनेशनली आपके ताल्लुकात कट के रह जाएंगे। लेकिन उन्हें पता था कि ये मेरी कौम की जरूरत है, ये मेरे मुल्क की जरूरत है। अगर ये नहीं करेंगे तो जो मेरा पड़ोसी अजली दुश्मन है उसके पास ये कुव्वत और ताकत है। जी हाँ। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सरहदें महफूज हैं और दुश्मन की ये जुर्रत नहीं हो सकती। और कोई भी ताकत जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद से और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से ये क्रेडिट नहीं छीन सकती, चाहे कोई खुशी से ये क्रेडिट दे या जबरदस्ती। यार, बल्कि बीच में आने वाले जो आमर हैं, जिनको हम आइन शिकन कहते हैं, उनसे भी ये क्रेडिट नहीं छीना जा सकता। हाँ, नहीं छीना जा सकता। नहीं छीना जा सकता। देखिए, ज़ियाउल हक साहब ने इस प्रोग्राम को जारी रखा। आप उनकी कई चीजों से इख्तिलाफ कर सकते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन ये क्रेडिट उन्होंने इस मामले को, हालांकि उन्हें पता था, सॉरी सर, उन्हें इल्म था कि ये मेरा दुश्मन यानी कि पॉलिटिकली जुल्फ़िकार अली भुट्टो इसकी बुनियाद रख के गया है। अगर वो चाहते तो लेकिन अल्लाह ये ना करे। पाकिस्तान के लिए था ना, ये फिर मुल्क के लिए, ये पाकिस्तान के लिए था। ये और हर एक वाहिद प्रोजेक्ट है आपके पूरी मुल्क की तारीख में जिस पर हर सियासी पार्टी कह रहा हूँ मैं, कल्ट की बात नहीं कर रहा, हर सियासी पार्टी, वो जो हम कहते हैं ना जी, हम सेम पेज पर हैं जी, ये वो वाहिद चीज थी जिस पर हम हमेशा और सेम पेज नाजा पर होती है, फख्र करती है, हर पार्टी फख्र करती है। बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं दूसरा जो मामला है, नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के सदर मुंतखब हो गए हैं, इसकी अलामती जो है वो हैसियत क्या है आपके ख्याल में? ये सिर्फ अलामती नहीं है। और दूसरा देखिए, उन्होंने दिन कौन सा चुना है, 28 मई। ये पहले से तय था। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था सदारत से मियां शहबाज शरीफ ने, और फिर इनकी जो मजलिस आमला है, उन्होंने जो एक लाहौर वाली जो थी, लाहौर चैप्टर है, उन्होंने ये करारदाद पास की थी उससे पहले कि नवाज शरीफ से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी जनाब आप संभालें पार्टी को। तो ये 28 मई, एक तो छुट्टी वाली जो बात कर रहे हैं कि अचानक छुट्टी, ये 9 मई, सिर्फ 9 मई को 9 मई के हवाले से याद नहीं रखना, उसको 28 मई के हवाले से भी याद रखना है। और शायद इसीलिए इन्होंने आज के दिन का ये इंतखाब किया है। और दूसरी बात यह है कि मियां नवाज शरीफ, जब उनके साथ कई दफ़ा ये हुआ है बेचारे, उनके साथ पहले जब ये जिलावतन हुए 2002 में, इनको पार्टी सदारत से हटा दिया गया और राजा जफर अल हक साहब को वो करना पड़ा। और पीपल्स पार्टी में वहाँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ ये हुआ था कि ना वो नहना पार्टी जो उस वक्त मेरे ख्याल, अब तो है ना इलेक्शन एक्ट, उस वक्त जो था वो पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर था, उसमें ये था कि ना जो बंदा अवामी ओहदे के लिए या पार्लियामेंट के लिए नाहल है वो किसी पार्टी का सदर नहीं। फिर उन्होंने मखदूम अमीन फहीम साहब को किया, और 2 वाली दोनों अलग कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दी, वजीर आजम
हैं मखदूम जावेद हाशमी साहब को कायम मकाम और नहीं रह पाई। मेरे राजा जफर अलग उसके चेयरमैन थे, जो कागजों में लिखी हुई बात वो करनी है। नहीं कायम मकाम सदर, हाँ, कायम मकाम सदर वो तो ऐसे थे जैसे वो सदर है अपना परवेज इलाही। मैं जो रजिस्टर्ड जमात की बात कर रहा हूँ, राजा जफर अलग साहब के नाम पे फिर वो रजिस्टर्ड हुई थी, आगे चली थी, और वहाँ वो मखदूम अमीन फीम साहब दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी वाले वो आए थे। तो ये 2002 से फिर ये ऑनवर्ड, फिर नहली आगे, बीच में कुछ और मामला आ गए, फिर इनकी जो नहली है, जो इनको सजाएं वगैरह हुई थी वो त्यारा केस में ऊपर, यानी कि नीचे बैठा बंदा ऊपर से त्यारा हाईजैक कर रहा है। तो वो जब सजाएं खत्म हुई, और मेरा ख्याल है कि सदर जिलानी साहब का बेंच था, उसमें अपील शमील जो मंजूरी थी, उसके बाद फिर ये सदर बने। और फिर उसके बाद एक और अकामा जिसका आज बड़ा जिक्र किया उन्होंने कि अकामा निकाला उसमें से उसके बेटे से तनख्वाह ना लेने की, और मैं आपके बेटे से तनख्वाह नहीं ना, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये नहीं, मैं उसमें जो कानूनी बात है ना वो बात करने लगा हूँ। एक तो ये कि अलामती से भी ज्यादा थोड़ा सा कानूनी और आईनी उनके इख्तियारात बढ़ जाएंगे। जो 63A है डिफेक्शन क्लास जिसमें लगती है, अगर जो ऐसा मौका नहीं आता इनमें, इनकी मौजूदगी में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन डिफेक्शन क्लास के खिलाफ जो कार्रवाई करनी होती है पार्लिमानी पार्टी की रिकमेंडेशन पे, अब वो आईनी तरमीम के तहत 18वीं आईनी तरमीम के बाद वो जो पार्टी का सदर होता है, हेड होता है, उसका सर जी वो एक फैसला भी आ चुका है ना बंदयाल साहब का। कौन सा? नहीं वो बोला नहीं, उसमें भी, उसमें सिर्फ कन्फ्यूजन था कि जनाब किसकी तरफ से ये था, यानी कि ये डायरेक्शन किसने जारी की थी। तो अभी तक वो फैसला पेंडिंग पड़ा है? नहीं, डायरेक्शन वाली बात, डायरेक्शन पार्लियामानी कमेटी जो है वो डायरेक्शन देगी, और जो कार्रवाई करेगा, जब शो का नोटिस वाली बात होगी, वो शो का नोटिस पार्टी चेयरमैन देगा, ठीक है, पार्टी का जो सरबराह ठीक है वो देगा। और दूसरा, इनकी जो जिम्मेदारियां है ना, पहले भी बहुत सारे मामलात में ज़ाहिर है वो पार्टी के कायद हैं, और उनकी रजामंदी के बगैर कोई बुनियादी किस्म का फैसला नहीं हो सकता। इवन ये कि वज़ीर आज़म भी उन्होंने आज खुद कहा कि मुझे कह रहे थे आप वज़ीर आज़म बने, तो मैंने कहा नहीं, मेरे भाई ने मेरे साथ बड़ी वफा की है, तो ये वज़ीर आज़म होगा। लेकिन अब उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अच्छा, पहले वो कहते थे ना, जैसे गांधी साहब जो हैं वो कहा करते थे मैं तो 2% का मेंबर भी नहीं है कांग्रेस का। पहले वो ये तो उस तरह, यानी कि मेरे पास तो कोई होता ही नहीं पार्टी का, यानी वो अखलाकी हैसियत से अपनी जो अब जो है, अब उनकी जिम्मेदारी बन गई है। ठीक है, अब कहते हैं कागजों में जिम्मेदारी बढ़ गई है, ठीक बन गई है लाजमी। और फिर उन्होंने उसके बाद पार्टी में थरक करने के लिए लेकिन पहले भी जो कुछ होता था वो नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर मेरी तो इतला कुछ नहीं होता था ना सर। नहीं, आप उनके खाते में भी तो पड़ेगा ना। ओके, आप लेकिन उनके पहले भी खाते नहीं पड़ेगा। खाते में उन्होंने बड़ा खाते में practically डलवाने के आप लिए देखिए- सदारत ली है। नहीं, उसको हाँ, ये सवाल है। नहीं, हाँ, साहब। एक्टिवली वो अपना किरदार जो है ना पाकिस्तान की सियासत में अदा करना चाहते हैं, और मेरी इतला के मुताबिक वो जल्द ही चारों सूबों के देखें, पार्टी की तंजीम साजी के लिए वो दौरे जो हैं उन्होंने शेड्यूल किए हैं। उन्होंने बलोचिस्तान एक्टिव हो जाएंगे आपके ख्याल में एक्टिव हो जाएंगे, और मेरा ख्याल है कि इससे नून लीग को भी फायदा होगा, सियासी माहौल में भी बेहतरी आएगी, और मुल्क जब ज़ाहिर है सियासी माहौल अगर उसमें इस्तेहकाम आ रहा है तो उससे आखिरकार जो है उसका नतीजा मुल्क की बेहतरी की शक्ल में निकलता है। खान साहब आप क्या कहते हैं? देखें, बात यह है कि एक बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट थी आर्मी चीफ से मुतल्लिक, तो वो जो मुखालफीन हैं PTI वाले, वो सारे के सारे कह रहे थे कि जी कि देखें कि बात पाकिस्तान के आर्मी चीफ की है, और एक बंदा सजा याफ्ता बाहर बैठा हुआ है और फैसले वो कर रहा है, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान उधर पहुंच रहा है, तो इसका मतलब ये है कि से तो उनकी उसी तरह थी, पार्टी के ऊपर कंट्रोल उनका उसी तरह का था। बिल्कुल। तो फ़र्क क्या पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा, पहली बात तो ये है कि जैसे 18वीं तरमीम हुई थी ना, तो वो क्या थी? रिवर्सल ऑफ ऑल अमेंडमेंट्स जो कि डिक्टेटर्स ने इंट्रोड्यूस करवाई, आइन में करवाई, उनको रिवर्सल, ये सिंबॉलिक भी है और प्रैक्टिकल भी है। ठीक है। अब ये जो है नवाज शरीफ साहब का मसला ये है कि वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हुई, डेमोक्रेटिक सिस्टम के खिलाफ साजिश हुई। एक मुंतखब वजीर आज़म को अपने बेटे से तनख्वाह न लेने पर घर भेज दिया गया। ठीक है, वो उसको कॉन्स्पिरेसी समझते हैं, और बल्कि हर कोई समझता है, अब तो सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। फिर 2014 का धरना है, ये जो है ना, ये रिवर्सल है, ये जवाब है उन साजिशी कुव्वतों को कि सियासतदान जो है अगर अपनी सही लाइन पर ले तो वो रिटायर नहीं होता, वो वापस आता है। ये वापसी जो है ये उनका जवाब है कि तमाम तर साजिशों के बावजूद वो तमाम साजिशी चले गए, मैं मौजूद हूँ।
یہ جواب ضروری تھا، کم از کم میری نظر میں یہ جواب بہت ضروری تھا. تو یہ زیادہ جواب زوردار اس صورت میں نہیں ہوتا کہ اگر وہ وزیر اعظم ہوتے؟ وہ تو انہوں نے اپنی تقریر میں جواب دے دیا نا، کیونکہ یہاں پر جو جدوجہد کر رہے تھے ان کی غیر حاضری میں وہ شہباز شریف تھے، اور پھر جو لے کر چل رہے تھے وہ پہلے ٹینیور میں وزیر اعظم بنے، جو اصلاحات جو ریفارمز وہ لے کر آ رہے تھے، جو ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے وہ کر رہے تھے، میرا خیال ہے کہ ان کی کنٹینیوٹی ضروری تھی. ٹھیک. اچھا، اس کے بعد ان کی بیٹی جو ہے محترمہ مریم نواز شریف، آپ ان کی بھی سیکریفائسز کو مت بھولیں. آج اسی کا ریوارڈ ہے کہ پارٹی کو کھڑا رکھا انہوں نے. پارٹی کو انہوں نے زندہ رکھا. مشکل ترین حالات. اور اس کے بعد یہ جو بات ہے نا کہ نواز شریف صاحب کا، اب جو نواز شریف صاحب کے کرنے کا کام ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ یہ کریں گے، لیکن کرنے کا کام. دیکھیں پارٹیز جو ہے نا، جب آپ آرگنائز سیاستدان نہیں کرتے اور ایک خاص طرح کا گروہ بنا کر چلتے ہیں نا، تو جب بھی مشکل ٹائم آتا ہے تو پارٹی بیٹھ جاتی ہے. پھر جب یہاں پر کہا جاتا ہے کہ جی یہ خاندانی سیاست جو ہے وہ چل رہی ہے، کیا کریں جی خاندانی سیاست؟ سیاستدان جیل میں پڑا ہوتا ہے، سیاستدان پھانسی پہ لگ رہا ہوتا ہے، اس کی ماں، بیٹی، بہو، بیوی ہی باہر نکلے گی نا. باقی سارا خاندان تو جیل کاٹ تو کے پھر آیا ہے. خاندانی سیاست اسی طرح ہی ہوتی ہے نا جی، وہ اسی طرح انٹروڈیوس کروائی جاتی ہے. تو میرا خیال ہے میاں نواز شریف کے کرنے کا کام یہ ہے کہ اس وقت ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، بھائی جو ہیں وہ وزیر اعظم ہیں اور ان کے حکم کے تابع ہیں، ان کے پاس تجربہ بھی موجود، وہ اپنی پارٹی کو آرگنائز کریں. ہم نے بہت دفعہ دیکھا جب بھی نون لیگ یا پیپلز پارٹی پر برا وقت آیا تو پارٹی کا جو کیڈر ہے وہ ہمیں آرگنائز کبھی نظر نہیں آیا سوائے ایک ہجوم کے. میرا خیال ہے کرنے کا کام یہ ہے، اور شاید پارٹی کو پارٹی بنایا اور جی پارٹی کو جیسے آرگنائز پارٹی، جب آرگنائز پارٹی ہوگی آپ یقین کریں سازشیں بھی کم ہو جایا کرتی ہیں. بالکل صحیح ہے. یہ الفت مغل صاحب ایک آج بات تو بڑی کلیئر سمجھ میں آئی کہ ایک دور تک شیخ رشید صاحب، ویسے تو آج ضمناً ذکر کر رہا ہوں، آج وہ کہہ رہے تھے دھماکے میری وجہ سے ہوئے تھے. شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں، اور شیخ رشید خود ایک انٹرویو موجود ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جب یہ دھماکے کرنے تھے میں تو ملک سے بھاگ گیا جہاز لے کے، اور میں نے سفیر سے کہا کہ ٹی وی لگاؤ، اس نے کیا تو میں نے کہا یار تو ٹی وی لگا، جب دھماکے ہو گئے پھر مجھے تسلی نہیں. یہ پٹاخے ہوتے ہیں پتہ نہیں کس طرف کوئی چیز لیک ہو جائے. نواز شریف وہاں موجود تھے. لیکن دیکھیں ایک دور تک بڑا یہ اور آج نواز شریف صاحب نے یہ بات بھی کہی کہ جی کہ ان کو 2 دفعہ وزیر اعظم بنانے کی پیشکش ہوئی شہباز شریف صاحب کو، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھائی کے پیٹھ میں جو چھرا نہیں گھونپوں گا کسی عہدے کے لیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑا زور تھا کہ نون میں سے شین نکلے گی، کہ شین میں سے نون نکلے گی. اچھا یہ بڑی زبردست گفتگو ہے. وہ بھی ختم ہو گیا. بہت سارے لوگ ہر دور میں یہ تلاش کرتے ہیں کہ شاید میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے درمیان لڑائی ہو جائے گی، حمزہ شہباز صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ کے درمیان لڑائی ہو جائے گی، لیکن یہ ہر بار ناکام ہوتی ہے. انہوں نے کہا کوششیں بہت ہوئی ہیں، بہت کوششیں ہوئی ہیں اور لوگ امیدیں بھی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن آج جو وزیر اعظم صاحب نے جو سپیچ کی ہے کہ میں نے آج اپنے بھائی کی امانت میرے پاس تھی، وہ میں نے امانت لوٹا دی اور اللہ نے مجھے سرخرو کیا ہے کہ میں نے وہ امانت لوٹا دی. جب میاں نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو واپس آئے تو اس وقت بھی پلاننگ تھی کہ میاں نواز شریف صاحب کو، کیونکہ شہباز صاحب چاہتے تھے کہ آپ صدر بنے پارٹی کے، لیکن چونکہ انتخابی کیمپین لانچ ہو گئی، پھر درمیان میں 2 بار اجلاس بلایا گیا، پھر یہ پارٹی کے اندر فیصلہ ہوا کہ 28 مئی چونکہ ایک ہمارا بڑا سمبولک دن ہے اور اس دن بہت بڑا ایک فریضہ تھا جو قومی فریضہ بھی تھا، اور ایز اے وزیر اعظم پاکستان بھی میاں محمد نواز شریف صاحب نے وہ بڑا ایک قومی فریضہ انجام دیا تھا. تو اسی دن کے اس مناسبت سے میاں نواز شریف صاحب پھر سے تمام مشکلات، تمام قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے کے بعد جو اپنی سیاست کا آغاز کریں اسی کی کنٹینیوٹی ہو. اور میاں نواز شریف صاحب جو واپس آئے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب اس وقت بہت مصروف ہیں، ان کے پاس پارٹی کو وقت دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے. دیکھیں آپ کی جو ملکی معاشی صورتحال ہے، ظاہر ہے وہ اس محاذ پر ہے. مریم نواز شریف صاحبہ ظاہر ہے ان کے پاس ایک نیا ٹاسک ہے کہ وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، سب سے بڑا صوبہ ہے ملک کا، ملک کی معاشی صورتحال، مہنگائی، سب کچھ آپ کے سامنے ہے. میاں نواز شریف صاحب ایک تو مسلم لیگ نون کا ایک فیس ہے، اور میاں نواز شریف کا مطلب مسلم لیگ نون، اور مسلم لیگ نون کا مطلب میاں محمد نواز شریف. بالکل. تو ظاہر ہے اس سے مسلم لیگ نون میں ایک نئی جان پڑے گی اور وہ پورے ملک کے دورے کریں گے. اور آگے نومبر میں گلگت بلتستان کے انتخابات آ رہے ہیں، تو اس کی انتخابی کیمپین کو بھی میاں محمد نواز شریف صاحب لیڈ کریں گے. شاہد جو آپ نے فرمایا نا کہ جناب یہ مختلف مواقع پہ شہباز شریف کو یہ آفر ہوتی رہی کہ جناب، بلکہ نواز شریف کو ڈائریکٹ آفر ہوتی رہی کہ جناب آپ پیچھے اٹھ جائیں، گھر میں بیٹھ کے کریں حکومت، اور شہباز شریف کو ہم وزیر اعظم کے طور پہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں.
आप अनिशात है एक वाक्य के, मैं उस नाम नहीं लूँगा, आपको भी याद आ जाएगा कि वो साहब जो, ये आपको याद होगा शहबाज शरीफ लंदन चले गए थे, नवाज शरीफ अभी जद्दा में थे, तो एक साहब पाकिस्तान से गए थे लंदन और वहाँ काफ़ी पी थी और वो कहते हैं काफ़ी के पैसे भी मैंने दिए थे शहबाज शरीफ के, बड़ा कंजूस आदमी है। बहरहाल फिर वो गए थे जद्दा पैगाम लेके एक, हाँ जी, तो ये यानी वो जो शहबाज शरीफ साहब ने भेजा था नवाज शरीफ साहब के पास उनको। हाँ कि ये मुझे कहा जा रहा है, हाँ, तो भाई साहब आप क्या कहते हैं, हाँ। इस तरह की वो नहीं, फिर वो बात जो है वो हाँ। नहीं चढ़ सकी थी। हाँ, हाँ, वो हाँ। कहते हैं बेल मुंडे जो है वो नहीं नहीं चढ़ चढ़ सकी थी, यानी कि एक तरह से हर्षद मौत से सुनी हुई बात ये मैं कर रहा हूँ। हाँ, मेरे आ रहा है, मैं दस दिया, लेकिन ना चल ना रहा ना है। ना 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 नहीं, तुमने आधा थोड़ा सा तुम इशारा देने की कोशिश की है, मैंने नहीं नहीं, मैं समझ गया पूरी बात, मुझे सारी बात याद आ गई है। अच्छा, वो यानी मैं अब मैं उस तरफ मेरा सारा दिमाग हो गया, प्रोग्राम साहब ने मुझे निकाल के उस तरफ कर दिया। तो सर मैं ये जानना चाह रहा था कि आज देखें शायद खाकान अब्बासी साहब अगरचे वो अपनी पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब, उनका भी नवाज शरीफ साहब ने जिक्र किया, तो आपको लगता है कि वो पार्टी को जो लोग नाराज हुए पड़े हैं उनको दोबारा वापस लाने की भी एक एफर्ट होगी? मेरा ख्याल है होनी चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब ये एसेट साबित हुए, ठीक है। अच्छा, मिफ्ता इस्माइल साहब तो सियासतदान बिल्कुल भी नहीं थे, और आपको पता है कभी मिफ्ता इस्माइल साहब अपने मुंह से भी कह चुके हैं, कभी मुझे अब्बासी साहब ने मैसेज भेजा कि आप मेरे खिलाफ वादा मुआफ़ बन जाए, जी हाँ, ठीक है, लेकिन वो अप्रूवर नहीं बने। हाँ। इस तरह शाहिद खाकान अब्बासी इस केस में जिसमें उन्हें डाला गया, और इससे पहले हाईजैकिंग के केस में भी जब वो डाला गया, उन्होंने किसी तरह का, आप देखेंगे कोई किसी तरह की कोई रियायत तलब नहीं की, कुछ नहीं किया, वो जेल में पड़े रहे। तो ज़रूर मनाना चाहिए, ये मेरा ख्याल है। उनके जो नवाज शरीफ साहब का जो कद है अपनी पार्टी में और मुल्क की सियासत में, इसके हवाले से ज़रूर अपने इन साथियों को, करीबी साथियों को, बाद चीज़ें उनके असूली इख्तलाफात भी हैं, उनको ज़रूर वापस लाना चाहिए। लेकिन जो उनको अब्बासी साहब को इख्तलाफ था वो तो था कि जूनियर लोग जो है वो ऊपर आ गए, तो वो अब तो उनका वो जो था वो तो खत्म हो गया। और दूसरी जो बात आपने की है ना, इनके साथ ना सिर्फ इनको बल्कि दो शख्सियात ऐसी हैं जो दोबारा नून लीग की तरफ आ सकते, नून लीग जमात की तरफ, यानी मोहब्बत इत्तेहाद उनका हो, मौलाना साहब और महमूद अचकती साहब। ये भी जमात के तो नहीं है, नहीं वो हाँ वो उनकी जाती दोस्ती है। लेकिन जमात नून लीग में नहीं आना भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने जैसे पहले इत्तेहाद था, एक पीडीएम वगैरह बना था, ऐसे उस तरह दोबारा इत्तेहादी बन सकते हैं, मोहब्बतें बहाल हो सकती हैं। शाह साहब के नून लीग में ये हरारकी मौजूद है और इस बात पर डिस्कशन हुई है, और शायद मियां नवाज शरीफ साहब खुद राब्ता करें भी शायद खाकान अब्बासी साहब से। बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे, ये शायद ये अज्यूम किया जा रहा था कि शेख हुरैर लश्कर साहब मुस्लिम लीग नून छोड़ने जा रहे और कहीं और जा रहे। वो आज के जनरल कौंसिल के इजलास में मौजूद थे, मेरी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा जी मैं अपने लीडर को मुबारकबाद देने आया था, मैंने अपना वोट दिया। मैंने कहा जी वो तो बिला मुकाबला मुंतखब हुआ है। उन्होंने कहा जी मैंने हाँ किया, मेरी हाँ मियाँ साहब की सदारत में शामिल है। सही है। अच्छा खान साहब, आज जो बात वहाँ पे हुई वो था कि जी कि ये जो वीडियो शीडियो तो निकाल रहे हैं, ये अगर हम लंदन प्लान वाली वीडियो इनकी सुना दें, ऑडियो या वीडियो यहाँ पे चला दें, तो ये आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के शहदा, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ क्या प्रोपेगेंडा पीटीआई की जो लीडरशिप है जी जी वो कर रही थी। ये चला दें क्यों नहीं? ये मुझे नहीं समझ आता। अच्छा, आप वो उस तरफ से कोई एक्शन किया जाता है तो उसका नी जर्क रिएक्शन के चक्कर में पड़े रहते हैं, और जब तक आप फ्रंट से नहीं ना इनको कन्फ्रंट करेंगे, हाँ, ये जो मामला है ना, ये जो खास प्रोपेगेंडा का मामला है, इसको आपको फ्रंट से फेस करना पड़ेगा तो आप इसको काउंटर कर सकते हैं। ये वैसे ही कम्युनिकेशन थ्योरी है, आप नी जर्क रिएक्शन देते रहेंगे तो वो आपको आगे लगाते रहेंगे। और जब वो मैंने कई दफ़ा कहा है कि जब सच जो है अभी जूते पहन रहा होता है और झूठ सारे शहर का सफ़र कर रहा है, हाँ जी, ऐसे नहीं होगा। ये वो क्यों नहीं चला, ये आर्काइव्स हैं, कौमी आर्काइव्स हैं। इस मुल्क के खिलाफ, इस मुल्क के जमहूरी निज़ाम के खिलाफ जो साजिश होती रही, उस पर मेरा और आपका भी राइट है कि हम देखें कि हमारा मुजरम कौन था। ये क्यों ना किया जाए, ये किस लिए संभाल के रखा है। बिल्कुल कल्प्रेट सामने आने चाहिए।
اب یاد کریں 2014 کے دھرنے کے بارے میں آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی, جی ہاں, انہوں نے کہا 2014 کے دھرنے سے شروع کیا جائے معاملہ. جی ہاں, ٹھیک ہے, تو کریں نا جی, کریں, کس نے روکا؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا چوئی صاحب, یہ جو نواز شریف صاحب نے, بلکہ وہ آپ یوں کہیں کہ پوری جو میٹنگ تھی اس میں یہ جو تاثر تھا وہ تھا کہ نام لیے نواز شریف صاحب نے کچھ, اور یہ کہ بانی پی ٹی آئی کے لیے ہی سارا کچھ ہو رہا تھا, یہ کروا رہے تھے, تو یوں لگا ان کا تاثر یہ ملا کہ اصل کلپریٹ یہی ہیں. تو اگر جو باقی انہوں نے نام لیے ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی کا امکان آپ کو نظر آتا ہے, یا پھر یہ کہ بس نواز شریف صاحب بن گئے 6 سال بعد صدر تو ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, تو چلے آگے بڑھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ صرف فیکٹ اگر سامنے لے آئیں گے, ہاں, میں اس کو بھی سمجھتا ہوں کہ ایک یہ بڑی اچیومنٹ ہوگی, بجائے اس کے کہ جناب ان کے خلاف آرٹیکل 6 اور فلاں فلاں آرٹیکل کے تحت جو ہے وہ کارروائی شروع ہو جائے. اور مجھے جو لگ رہا ہے, جن کا ماضی دیکھا ہے ہم نے, وہ بھی اس میں یہ اس حد تک, اس گہرائی تک شاید یہ کارروائی نہ کریں. جب ان کے خلاف فوجداری مقدمات شروع ہو جائیں, آئین کے آرٹیکل فلاں کے تحت کام شروع ہو جائے, لیکن ایک بندہ ایسا ہے جو اب یہ بیان دے رہا ہے پاکستان, اللہ معاف کرے میرے منہ میں خاک, جو پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے, سلامتی کے حوالے سے جو بندہ بات کر رہا ہے, اس کے حوالے سے جو 196 کی بات ہوئی نا سی آر پی سی کی, جی, وہ یہ ہے کہ جو اس کی منظوری دی ہے کابینہ نے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کچھ ایسی تعزیرات پاکستان کی ایسی دفعات ہیں جو حکومت کی منظوری کے بغیر جس کے تحت کارروائی نہیں ہو سکتی. وہ چیپٹر 6 ہے ٹھیک ہے, تعزیرات پاکستان کا, وفاقی حکومت دے یا صوبائی حکومت دے, اور وہ ان کا نام لے کے وہ منظوری دی گئی ہے, استغاثہ جو ہے وہ منظور کیا گیا ہے, یعنی وہ دفعات کے تحت. اس میں وہ ساری دفعات ہیں 121, 22, 23, 24, 25, 26, یعنی کہ ملک کے خلاف جنگ کرنا, جنگ چھیڑنے کی کوشش کرنا, اور 9 مئی والے جو معاملات ہیں ان کو سارا دیکھا جائے, اور سیڈیوس کرنا, ابھارنا لوگوں کو, ساری تقریریں اگر اکٹھی کر لی جائیں, تو مجھے یہ لگ رہا ہے منظوری دینے کا مطلب یہ ہے کہ کارروائی اس حد تک آگے بڑھے گی. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, جتنا ملک نواز شریف کا, شہباز شریف کا, اتنا ہی میرا ہے اور آپ کا بھی ہے. اگر میرے ملک کے خلاف سازش ہوئی ہے, میرا سیدھا سا معاملہ ہے, نو مرسی. ٹھیک, آپ کو سب کے خلاف ایکشن لینا چاہیے جی. بالکل صحیح. آئین کا کوئی آرٹیکل اس پہ ہوتا ہو, اس پہ شرجیل میمن صاحب نے بھی آج میرا خیال ہے وہ اسٹیٹمنٹ کیوں نہ کیا جائے کہ وہ جیل میں بیٹھ کے ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ آج ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج ہے جو نواز شریف صدر منتخب ہوئے ہیں. 28 مئی پر بننا, وہ پہلے کہا جاتا تھا جی اختلاف ہے اس لیے نہیں بن رہے, سمبولک بھی ہے, لیکن کسی کو معاف نہ کیا جائے اگر واقعی کانسپریسی. سر ہم لاسٹ منٹ ہر معاملے پر مٹی ڈالتے رہے تو پھر لوگوں کے دل پڑیں گے. ہاں, کہیں تو آ کے ریڈ لائن لگانی ہوگی کہ نہیں, اس سے آگے نہیں. وہی آپ تو ماشاءاللہ وہی بات کر رہے ہیں جو ڈی جی ایس پی آر نے بات کی تھی 7 مئی کو. لیکن سر یہ ہمارا ملک ہے, ہمارے بچوں کا اگر ملک ہے. 2014 میں کر لیا جاتا تو پھر یہ 9 مئی نہ ہوتا. کہیں یہ بات چیف جسٹس پاکستان بھی بلکہ ان سے پہلے میں نے بھی کی تھی شاید آپ کے پروگرام میں. ہاں جی بالکل. لیکن ٹھیک ہے, میرا خیال ہے جو فیکٹ ہی سامنے پوری لے آئے نا ثبوتوں کے ساتھ, تو وہ بھی میں اس کو سمجھتا ہوں بہت بڑی. چلیں دیکھیں, آج کا دن بڑا زبردست تھا. ایک تو 28 مئی کی یاد تازہ ہوئی, اور دوسرا یہ کہ 6 سال بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر دوبارہ منتخب ہوئے ہیں نواز شریف صاحب, اور وہ اس کو پاکستان کے عوام کی کامیابی کہہ رہے ہیں, اور ہمارے دوست اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ علامتی طور کے اوپر یا ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج والی ہی بات ہے. اور اگر فیکٹس سامنے آ جائیں, حقائق سامنے آ جائیں لوگوں کے سامنے, تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی. نہ چاہے جائے کہ مقدمات لوگوں کے خلاف چلائے جائیں. تو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں نئی خبروں اور نئے دوستوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.